जैसा कि बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वाटर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। हमने देखा था कि वाटर कितने फॉर्म्स में हम तक पहुंचते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि वाटर के टाइप्स के अलावा कि वाटर कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आखिर हमें वाटर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस टॉपिक के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में है वो है फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। इस टॉपिक में हम भारत के वनों के बारे में बात करेंगे और पूरे वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके कवर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ जो हमारे देश में वन प्राणी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ यूजेस एंड देयर कंजर्वेशन, हम ये भी देखेंगे कि वाई द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाई फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस हैं और उनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वाई फॉरेस्ट आर नीडेड टू बी कंजर्व्ड। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा, लार्ज ट्रीज ऑन द अर्थ सरफेस विद द डोमिनेंस ऑफ द ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर नोन एज फॉरेस्ट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। अगर हम देखें तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जो लार्ज एरियाज़ होते हैं, द लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस with the dominance of the trees in the form of natural vegetation are known as forest। बेटा ये वो पेड़ पौधे होते हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर समूहों में इकट्ठे हो गए हैं और जो कि प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। मतलब इसको फॉरेस्ट को डेवलप होने में मानव ने कोई सहायता नहीं की है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से अपने आप इमर्ज हुए हैं। तो फॉरेस्ट आर द एरियाज़ ऑफ द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के वो एरियाज़ होते हैं जहाँ बहुत सारे हमें पेड़ पौधे नज़र आते हैं जिनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और ये नेचुरल वेजिटेशन के जो एरियाज़ हैं इनको कंबाइंड तौर पर हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं, दीज आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर, इसको वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहा जा रहा है। दे आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। It is estimated that originally 1/4 of the part of the earth was covered by forest। ऐसा कहा जाता है कि जब मानव जाति का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, ह्यूमन बींग्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय पूरी पृथ्वी का 25% भाग जो था वो किससे कवर्ड था? फॉरेस्ट से कवर्ड था। पृथ्वी इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ लैंड एरिया, आई एम नॉट सेइंग वाटर एरिया। जो लैंड एरिया, क्योंकि अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में 70% तो वाटर है और 30% क्या है? लैंड एरिया है। तो उस 30% लैंड एरिया का 25% एरिया में फॉरेस्ट हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, जैसे जैसे लोग डेवलप हुए, सेटलमेंट्स बने, घर बने रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनी, जैसे जैसे खेती की शुरुआत हुई वैसे वैसे फॉरेस्ट को काटा जाने लगा, जंगलों की कटाई शुरू हो गई और फिर ये जो फॉरेस्ट कवर्स थे ये धीरे 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 कम होते चले गए। एंड नाउ ओनली फॉर 15% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो अर्थ का जितना भी लैंड एरिया है अब उसमें से केवल 15% लैंड एरिया में ही जंगल बचे हैं। ये मैंने आपको पूरे वर्ल्ड की स्थिति बताई। अब हम बात करेंगे कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है जिसको हम फॉरेस्ट कह रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं ये किसी एरिया की लोकेशन पर निर्भर करते हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर निर्भर करते हैं और वहाँ की मिट्टी पर भी निर्भर करते हैं। आपको हर जगह एक ही तरह के पेड़ नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की वनस्पति मिलेगी, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस एरिया पर, उधर की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर और उधर के सॉइल पर, मिट्टी पर। जैसे अगर हम बात करें तो काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, इसके साथ साथ एलुवियल सॉइल होती है, कोस्टल सॉइल होती है, माउंटेन सॉइल होती हैं। तो ये सब क्या है? मिट्टी की वैरायटी है जिनके बारे में हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग तरह की कंडीशंस की वजह से हर जगह जंगलों का स्वरूप भी बदलता जाता है। तो वैरायटी ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू द वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अनइवन टोपोग्राफी।
हमारे भारत में भी फॉरेस्ट की वैरायटीज़ अलग अलग है, हर जगह एक से फॉरेस्ट भारत में भी नहीं है। भारत के जो फॉरेस्ट हैं उनको भी कैटेगराइज किया जा सकता है क्योंकि उनमें भिन्नताएं हैं। जैसे हम अगर बात करें कि वेस्ट बंगाल, अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ के अलग तरह के फॉरेस्ट हैं। अगर हम भारत के मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर अलग तरह के फॉरेस्ट हैं जिनके स्पेशल नेम्स से जिनको मेंशन किया जाता है। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ड्राई फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान वाला एरिया है वहाँ ड्राई फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन मिलते हैं और हिमालय वाले एरियाज़ में हिमालयन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी है। अब अगर हम एक बोटैनिकल सर्वे की बात करें, जो बॉटनी सब्जेक्ट होता है साइंस का, जिसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी की जाती है, उसके एक सर्वे के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि करीब 47,000 स्पीशीज़ पाए गए हैं प्लांट्स के, जिनमें से 5,000 वैरायटी जो हैं वो अकेले भारत में है। मतलब जो ओवरऑल 47,000 प्रजातियां हैं प्लांट्स की, उन प्रजातियों में से 5,000 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो अकेले भारत में हैं। यानी भारत में इन इंडिया वी आर हैविंग द ह्यूज वैरायटी इन द प्लांट स्पीशीज़। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट स्पीशीज़ की। अगर हम बात करें कि कितने तरह के फॉरेस्ट भारत में मौजूद हैं, तो ये देखो नीचे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है क्लियरली। भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, भारत में मॉनसून फॉरेस्ट हैं या वेट मॉनसून और ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट भी कहे जाते हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तीसरे तरह के फॉरेस्ट कहे जाते हैं ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। चौथे तरह के फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट विद द डेल्टा रीजन, और फिफ्थ तरह के फॉरेस्ट होते हैं हिमालयन फॉरेस्ट। तो इतने तरह के फॉरेस्ट पॉपुलरली इंडिया में देखे गए हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भाई हमारी अर्थव्यवस्था में फॉरेस्ट का क्या योगदान है? अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो इसको नेशनल वेल्थ कहा जाता है। मतलब ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। जंगलों को राष्ट्र की संपत्ति कहा जाता है और इंडिया में करीब 20.64% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट। भारत की पूरी भूमि में से 20% भूमि ऐसी है, 20.64% भूमि ऐसी है जहाँ पर हम फॉरेस्ट को आसानी से देख सकते हैं। दिस इज़ 1.7% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, और ये जो एरिया है फॉरेस्ट का ये 1.7% है ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया। ओके, द कंट्री पोजेस एन, इसके बाद द कंट्री पोजेस एन एवरेज ऑफ 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट। अगर हम पर पर्सन के हिसाब से देखें तो एक पर्सन के हिस्से में 0.11 हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट का आता है। वेराइटी ऑफ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। मेजॉरिटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ठीक है, इन जंगलों में बहुत तरह की लकड़ी पाई जाती है। मेजॉरिटी ऑफ हार्डवुड, जो हार्डवुड कारपेंटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है कई तरह के फर्नीचर बनाने के लिए, कई तरह के लकड़ी के सामान बनाने के लिए, उस तरह के ड्यूरेबल वुड वाले मतलब मजबूत लकड़ी वाले पेड़ भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। According to P.H. Chatterbuck, forests are the national wealth and are very necessary for civilization. तो एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम है P.H. चतुर्वक। ये कहते हैं कि फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ, फॉरेस्ट जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है, एंड आर वेरी नेसेसरी फॉर द सिविलाइजेशन, मतलब मानव सभ्यता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड वुड बट ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल। वो कहते हैं कि फॉरेस्ट केवल लकड़ी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लकड़ी के अलावा ये कई और चीज़ें भी हमें देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, फॉडर, एंड ऑल्सो जनरेट द नेशनल इनकम। देयर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं इसके कई फॉरेस्ट के कई इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं या नेचुरलिस्ट हैं जिनको वेकन कहा गया है,
वो कहते हैं कि वी गेट ऑक्सीजन, वाटर, वुड एंड कैपेसिटी टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम फॉरेस्ट। वो कहते हैं हमें जंगलों से ऑक्सीजन मिलती है, वाटर मिलता है, वुड मिलती है यानी लकड़ी मिलती है, हमें सॉइल कंजर्वेशन में भी मदद मिलती है, मतलब सॉइल की लेयर को भी प्रोटेक्ट करने में जंगल एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्लांटेशन इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिकली यूजफुल बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। वो ये कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे आसपास के वातावरण को भी क्लीन करने में मदद करते हैं और हमारी जो वायु है उसको शुद्ध करते हैं, मतलब हमारे जो एयर है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट हमारे देश में नेशनल इकोनॉमी के लिए कैसे सहायक साबित होते हैं। जैसे ये डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो हमें जंगलों से होते हैं। दीज आर द डायरेक्ट बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। सबसे पहला तो फ़ायदा है कि हमें इससे लकड़ी मिलती है। वुड प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। लकड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर भी किया जाता है। अब तो हालांकि फ्यूल के तौर पर लकड़ी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है क्योंकि एलपीजी गैस का इस्तेमाल लोग फ्यूल के तौर पर करने लगे हैं, लेकिन पहले लोग कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ साथ कई तरह की ड्यूरेबल वुड जैसे टीक, साल, शीशम, पाइन, एबनूज, सैंडलवुड एंड डियोडार, ये कुछ वेराइटीज़ हैं वुड की, लकड़ी की वेराइटीज़ हैं। एंड वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसका इस्तेमाल फर्नीचर मेकिंग के लिए भी किया जाता है। इसके साथ फॉरेस्ट प्रोवाइड द माइनर फूड। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कई तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। जैसे कई तरह की चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, जैसे लैक, टैनिंग मटीरियल्स, गम, हनी, कत्था, वैक्स, रेसिन्स, बैम्बू, मेडिसिनल हर्ब्स, हॉर्न्स, हाइड्स ऑफ एनिमल्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें जंगलों से मिलती हैं। जैसे जानवरों की जो खाल होती है वो भी फॉरेस्ट से ही मिलती है। कई तरह के मेडिसिनल हर्ब्स जो होती हैं वो हमें मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ हैं वो हमें मिलती हैं, कई तरह के रेशे हमें मिलते हैं, हनी मिलता है, कत्था मिलता है। ये सब चीज़ें बहुत उपयोगी होती हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट प्रोवाइड द मटेरियल्स फॉर द बेसिक इंडस्ट्रीज़, जैसे पेपर मेकिंग के लिए, मैच स्टिक्स के लिए, लैक इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए और हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी फॉरेस्ट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जानवरों के चरने के लिए ग्रेजिंग लैंड्स फॉर एनिमल। फॉरेस्ट में आज भी कई फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले जो गांव वाले होते हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगलों में लेकर जाते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड द नेचुरल पास्चर फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब एनिमल ग्रेजिंग के लिए, जानवरों के लिए चरने के लिए भी फॉरेस्ट काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देते हैं क्या ये जो जंगल हैं, क्या ये रोजगार देते हैं? तो ऐसा बताया गया है, एस्टिमेट्स बताते हैं कि करीब 7.8 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी भारत में करीब 7.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका कंप्लीटली किस पर निर्भर करती है? फॉरेस्ट पर। मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स from forest giving employment to crores of people. In this way forest gives the employment to lot many people in India. इसका सीधा सीधा मतलब है कि जंगल हमारे देश में कहीं ना कहीं कई करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, रोजगार देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब ऐसा पैसा जो हमें फॉरेन कंट्रीज से मिलता है। तो फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर क्या ये सहायक होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे लैक है, टर्पेंटाइल ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल है, आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बदले में हम उनसे फॉरेन की करेंसी लेते हैं। यानी सपोज़ हमने अगर अमेरिका को कुछ बेचा तो अमेरिका हमें वो पेमेंट डॉलर्स में करेगा, तो वो जो डॉलर्स होंगे वो हमारे देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हमें जंगलों से मिलती हैं जो हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और उससे कुछ पैसा कमाते हैं। इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो स्मॉल स्केल, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी भी काफ़ी मदद करते हैं। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि तेंदूपत्ता, केन, हनी, वैक्स, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये काफ़ी छोटी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं।
तो इनमें भी रॉ मटेरियल जो होता है वो कहाँ से आता है, जंगलों से आता है। रेवेन्यू जनरेशन, क्या गवर्नमेंट को फॉरेस्ट से कुछ फ़ायदा होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट रिसीव्स करोड्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जंगलों पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। प्रेजेंटली दिस रेवेन्यू इज़ 670 करोड़ रुपीज़ पर एनम, यानी सालाना गवर्नमेंट को 670 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। किसकी वजह से? जंगलों की वजह से। ये कुछ हो गए इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स। अब हम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू J.S. कॉलिंस, ट्रीज होल्ड माउंटेन्स, सप्रेस द स्टॉर्मी रेनफॉल, रेगुलेट रिवर्स, मेंटेन द स्ट्रीम्स एंड एनिमल सर्वाइव ऑन देम। तो ये जो होते हैं, इस कॉलिंस कहते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं, माउंटेन्स पर जो ट्रीज़ होते हैं, वो माउंटेन्स को होल्ड करके रखते हैं, माउंटेन की मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। इसके साथ साथ ये तूफ़ानी जो हवाएं होती हैं उनको भी रोकते हैं। इसके साथ साथ रेनफॉल को भी मैनेज करते हैं, बारिशों को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है, बारिश होती है। इसके साथ साथ ये नदियों के फ़्लो को भी मेंटेन करते हैं, स्ट्रीम्स के फ़्लो को मेंटेन करते हैं, और कई सारे जानवर इनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो जंगलों की वजह से हमें होते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में जैसे सबसे पहला बेनिफिट्स इस पेज पर बताया जा रहा है, कंट्रोल सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल की लेयर जो ख़राब हो जाती है, जैसे रेनफॉल की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं जंगल बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, मिट्टी की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो मजबूती से होल्ड रहती है। ट्रीज़ उन्हें होल्ड करके रखते हैं, और ये ट्रीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं सॉइल कंजर्वेशन में भी। तो बेटा, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 10, एंड वेरी सून in the next video we will talk about the various topics given on the page number 11. Thank you so much.